भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। PD45 करंट अफेयर्स की सीरीज में हम इंडियन इकोनॉमी को लेकर आज यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम जो टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं वो इकोनॉमी के पिछले एक वर्षों में आए हुए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनके परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस भी यहाँ पर काफी बढ़ने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को यहाँ पर पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारे टॉपिक्स हैं, आपको इंडियन इकोनॉमी से अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो वहां पर आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। करंट में चर्चा का विषय क्यों रहे उसको भी यहाँ पर देखेंगे, कुछ फैक्चुअल डेटा भी इसमें हम देखेंगे और साथ ही साथ इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी अच्छी यहाँ पर एक वीडियो इसमें है, काफी सारी चीजें इसमें हैं। ध्यान से मेरे साथ यहाँ पर लेकर चलना है, सारे करंट अफेयर्स को यहाँ पर पढ़ते चलना है। और एक चीज और है, आपको जो पीडीएफ है इन सब्जेक्ट की, यहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स को लेकर हम पढ़ने वाले हैं या जो पढ़ रहे हैं, जितने भी यहाँ पर आपको पीडीएफ हैं, ये सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध होंगी। आपको इसके लिए टेलीग्राम पर चैनल हमारा ज्वाइन करना है, यूपीपीएससी 2023-24 ऑफिशियल ग्रुप को। तो आजाद यूपीपीएससी एकेडमी का यहाँ पर लोगो भी लगा होगा, उस ग्रुप को यहाँ पर टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, वहां पर ये सारी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध होंगी। तो यहाँ पर वीडियो के बाद यहाँ पर आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएंगे, तो वहां पर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है आज के विशेष इस संदर्भ में। देखिए, पहला जो टॉपिक है यहाँ पर एनबीएफसी कंपनियों को लेकर है। बैंकिंग देखा जाए तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जिनको हम कहते हैं। आप जब भी एमबीएफआई टॉपिक्स को पढ़ते हैं, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस और यहाँ पर इंश्योरेंस, ये इकोनॉमी का यहाँ पर पहला चैप्टर है जिसमें बैंकिंग के संदर्भ में आप बैंकिंग के साथ साथ नॉन बैंकिंग कह सकते हैं कि इकाइयों के बारे में भी डिस्कस करते हैं, कंपनियों के बारे में भी पढ़ते हैं। काफी सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में पढ़ने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि नॉन बैंकिंग को लेकर के यहाँ पे चर्चा का विषय रहा क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पर डिसीजन दिया है कि कानून जो है, राज्य के जो कानून है एनबीएफसी पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, राज्य के कानूनों की जगह आरबीआई का अधिनियम जो है वही आपको नॉन बैंकिंग कॉर्पोरेट्स पर भी यहाँ पर आपको लागू होगा। राज्य के कानून इसमें लागू नहीं होते हैं। एनबीएफसी जो कंपनियां होती हैं वो क्या होती हैं उनके बारे में देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए, एनबीएफसी कंपनी जो है वो यहाँ पर एनबीएफसी कंपनी अधिनियम लाया गया था और उसके तहत जो पंजीकृत संस्थाएं हैं वो एनबीएफसी के अंतर्गत आती हैं। बैंकों के समान ही देखा जाए तो ये ऋण और अग्रिम जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं, शेयर और बॉन्ड की खरीद करती हैं, परंतु इनके पास आपको बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। अर्थात देखा जाए जो गतिविधियां करती हैं वो आपको सभी प्रकार की कह सकते हैं बैंकिंग गतिविधियां नहीं करती हैं, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस के साथ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर काफी सारी चीजें देखा जाए तो बैंकिंग से मिलती जुलती हैं और काफी सारी यहाँ पे एक्टिविटी बैंकिंग जैसी ही करती हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए यहाँ पर आपको बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है इनके पास और इसलिए ये एनबीएफसी होती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर नजर देख लेते हैं क्या कहते हैं एनबीएफसी के बारे में। देखिए, जो एनबीएफसी है, कुल एक्सपोजर यानी ऋण उनके पूंजी आधार के 20% से यहाँ पे अधिक नहीं होना चाहिए, जो पहला यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो अतिरिक्त यहाँ पर बोर्ड में 5% की स्वीकृति यहाँ पर इन्हें प्रदान की जा सकती है। जितनी भी इनकी पूंजी है उसका 20% ज्यादा ऋण नहीं दे सकते, बहुत हुआ तो 5% आपको और दे सकते हैं। अवसंरचना जो वित्त कंपनियां हैं उनके एक संस्था के लिए एक्सपोजर की कुल सीमा जो होगी वो यहाँ पर आपको 30% होती है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, जो परस्पर संबद्ध संस्थाओं के समूह के लिए ऊपरी स्तर की एनबीएफसी के लिए कुल एक्सपोजर पूंजी के आधार का करीब यहाँ पे 25% आपको इसमें बताया जाता है। तो इस तरीके से अवसंरचना वित्त कंपनियों के मामले 35 से यहाँ पर सीमित कर दी गई है। तो ये आपको एनबीएफसी के बारे में है। थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है कि किस तरीके से एनबीएफसी को वो देखती हैं, किस तरीके से संचालित करती हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने यहाँ पर एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर उधार देने और डिस्क्लोजर को लेकर के दिशा निर्देश सख्त कर दिए हैं। और दिशा निर्देशों देखें तो आरबीआई के स्केल आधारित विनियमों पर ये निर्मित किए गए हैं। इन विनियमों को एनबीएफसी को 3 स्तरों में यहाँ पर विभाजित किया जाता है। जब तक बोर्ड के द्वारा यहाँ पे मंजूरी नहीं दी जाती है तब तक मध्य स्तर, ऊपरी स्तर की एनबीएफसी के निदेशक, सीईओ और निदेशकों के रिश्तेदारों को 5 करोड़ से अधिक यहाँ पर उधार नहीं दे सकते। इसके साथ साथ रियल एस्टेट के क्षेत्र को तभी यहाँ पर उधार दे सकते हैं जब उधार देने वाली संस्था अपनी परियोजना के लिए सरकार या अन्य कानूनी संस्थाओं से पूर्ण अनुमति प्राप्त कर लेती। देखिए, टर्म यहाँ पर काफी सारे हैं, कब किसको कितना यहाँ पर उधार दे सकते हैं, इसके संदर्भ में यहाँ पर आपके आरबीआई ने रूल्स यहाँ पर सख्त किए हैं। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने 3 स्तरों की इसमें बात की है। यहाँ पे देखिए, टॉप से लेकर बेस लेयर तक आपके सारे यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से पद यहाँ पर है, किस स्तर पे कौन से जानकारी यहाँ पर दी गई, श्रेणी इसमें कैसी बनाई गई है। देखिए, यहाँ पे टॉप लेयर
ये शीर्ष स्तर है। उसके बाद यहाँ पे अपर लेयर ऊपरी स्तर वाली एनबीएफसीज आती हैं, फिर मिडिल लेयर या मध्यम स्तर वाली एनबीएफसीज आती हैं, और फिर बेस लेयर है आधार स्तर वाली एमबीएसपी आती हैं। अब यहाँ पे देखिए नई श्रेणी बैंक जैसा यहाँ पे विनियमन इसको लेकर आया गया है, और ये आर्बिट्रेज प्लस जैसी यहाँ पर एक स्थिति ये क्रिएट करती है। दूसरी तरफ देखिए तो यहाँ पर खाली जो शीर्ष स्तर पर यहाँ पे पर्यवेक्षी निर्देश है। दूसरा, फिल्टरिंग प्रक्रिया के माध्यम से चयनित लगभग 25 से 30 ऊपरी परत वाली एनबीएफसी आपको इस श्रेणी में आती हैं। एनबीएफसी एसडी एसआई और एनबीएफसी डी के समतुल्य यहाँ पे प्रक्रियागत चीजें होती हैं, और एनबीएफसी एनडी के समतुल्य लेकिन 1,000 रुपए करोड़ की संपत्ति की सीमा के अधीन। तो ये 4 श्रेणियां यहाँ पर देखी जाए तो कौन यहाँ पे सबसे निचले स्तर के उनसे बेटर और सबसे अच्छी यानी एनबीएफसी को यहाँ पर एक श्रेणीबद्ध किया गया है, किस तरीके से स्केल आधारित एक दृष्टिकोण के आधार पर। दूसरा देखिए यहाँ पर आपको वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो एफएसआईबी से संबंधित यहाँ पर एक टॉपिक चर्चा का विषय रहा है। कई सारे जो क्वेश्चन आपके इकोनॉमी बनते हैं संस्थागत बनते हैं, जैसे सेबी हो गया, आरबीआई से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस हो गए, पीएफआरडीआई से हो गए, पीएफआरडीए से हो गए, ठीक है, आईआरडीआई से रिलेटेड हो गया, और ऐसी कई सारी अन्य संस्थाएं जिनके बारे में आप नहीं परिचित हैं। तो ये संस्थागत चीजों को लेकर भी आपको ध्यान रखना है अगर कोई यहाँ पे चर्चा का विषय आता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो क्या है, क्यों चर्चा का विषय है, तो देखिए यहाँ पर हाल ही में नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना के लिए एक सरकारी प्रस्ताव को मंजूरी दी है, और यह ब्यूरो जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो का यहाँ पर स्थान लेगी। तो ट्रिपल बी के स्थान पर बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह एक नया संस्थान यहाँ पे गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसका नाम है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है। सबसे पहले देखिए एफएसआईबी की जो स्थापना है ये वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत की जाएगी। दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे सरकार के निदेशकों की नियुक्तियां, स्थानांतरण, कार्यकाल के विस्तार, उनकी सेवाओं से समाप्ति से संबंधित मामलों पर ये सलाह देगी। इसके साथ साथ जितने भी आपकी पब्लिक सर्विस यहाँ पे जो बैंक हैं आपके सार्वजनिक बैंक से रिलेटेड हैं, सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित हैं, या बीमा करता है या वित्तीय संस्थान के लिए बोर्ड स्तर पर आवश्यक प्रबंधन संरचना पर ये सरकार को सलाह देगी कि बैंकिंग या सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा करता बैंकिंग उनकी संरचना कैसी होनी चाहिए, उसकी सलाह यहाँ पर ये देंगे। इसके अलावा सार्वजनिक पीएसबी सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा करताओं, वही सेम लाइन यहाँ पर है। इसके अलावा बीमा करताओं पीएसबी सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा करताओं वित्तीय संस्थाओं के प्रदर्शन से संबंधित डेटा बैंक का भी निर्माण करेंगी। तो डेटा बहुत जरूरी है। डेटा के आधार पर आप चीजों का विश्लेषण कर सकते हैं कि कौन कैसा कार्य कर रहा है, किसके पास कितनी ग्राहक संख्या है, क्या किस तरह की सेवाएं इत्यादि दे रहे हैं, किसकी यहाँ पर सेवाएं जो होती है बेहतर तरीके से संचालित हो रही है, कहाँ समस्याएं आ रही है। तो डेटा यहाँ पर क्रिएट करना काफी बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो पीएसबी है सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा करताओं वित्तीय संस्थाओं में पूर्णकालिक निदेशकों के लिए आचार और आचरण संहिता का निर्माण, उन्हें लागू करने हेतु भी यहाँ पर सरकार को सलाह देनी। साथ ही देखा जाए तो ये आपको पीएसबी सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा करताओं वित्तीय संस्थाओं को व्यापार रणनीतियों को विकसित करने, पूंजी जुटाने की योजना के संदर्भ में भी देखा जाए तो मदद करेंगी। ओवरऑल एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे एक शीर्ष निकाय के तौर पे इसे गठित किया जाएगा, जो बैंकों और चाहे वो बीमा कंपनियां हो, चाहे बैंक संदर्भित हो, और जो सार्वजनिक क्षेत्र से रिलेटेड हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे सभी प्रकार की प्रक्रियागत चीजों पर यहाँ पर एक परामर्शदाती सलाहकारी बोर्ड के तौर पर ये काम करने वाले हैं। संरचना देखिए देख लेते हैं किस तरीके का संगठन यहाँ पे है। सबसे पहले देखिए एफएसआईबी जो है ये इसके जो अध्यक्ष को केंद्र सरकार के द्वारा नामित किया जाएगा। जो कि अध्यक्ष बन कौन सकता है तो यहाँ पर वो भी बताया गया है, जैसे कि बीमा क्षेत्र बैंकिंग क्षेत्र या नियामक संस्थान से सेवानिवृत्त हो चुका अधिकारी हो सकता है, वित्तीय क्षेत्र का पर्याप्त ज्ञान रखने वाला कोई प्रतिष्ठित व्यवसायी हो सकता है, या बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुभव के साथ साथ लोक प्रशासन में कम से कम 25 वर्षों तक अनुभव रखने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। पदेन सदस्य के तौर पर इसमें देखें तो वित्तीय सेवा विभाग का सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग का सचिव, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी आईआरडीएआई के अध्यक्ष, और आरबीआई का एक यहाँ पे डिप्टी गवर्नर इसके पदेन सदस्य होंगे। इसके अलावा सदस्य जो अंशकालिक होंगे या गैर सरकारी हो सकते हैं, वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा नामित होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता संबंधित विषय वस्तु पर ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति होंगे, जिसे भी केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे नामित किया जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे टॉपिक है मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। देखा जाए तो काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा है। पिछले देखा जाए तो एक साल में यहाँ पे मुद्रास्फीति संबंधी जो एक
आरबीआई का यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, वहां पर देखा जाए तो आरबीआई काफी असफल रही है मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के संदर्भ में, और इसके कारण मुद्रास्फीति जो है वो लगातार बढ़ी भी है। तो इसको लेकर के एक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड हैं, और ये आपके लिए प्रश्न के रूप में पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। तो चलिए देखते हैं क्या है मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को लेकर के। देखिए इसके बारे में आप सब जानते हैं। यहाँ पर एक शब्द यूज किया जाता है जिसमें कहते हैं कि भारत में जो औसत हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, जिसे हम सीपीआई कहते हैं, लगातार 3 तिमाहियों तक 6% से ऊपर रही है। ठीक है, और इसका कारण है महामारी जनित लॉकडाउन, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि, यूक्रेन युद्ध से संबंधित आपूर्ति पक्ष के प्रभावित होने के कारण। मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण के फ्रेमवर्क को आप समझ लीजिए है क्या, और कैसे यहाँ पर ज्यादा हो गया 6% से, तो उसको भी देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, ये समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए मूल्य स्थिरता की स्थिति अत्यंत यहाँ पे आवश्यक होती है। इसलिए मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य मूल्य की स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है। और इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेटा यहाँ पर लिया जाता है मुद्रास्फीति के संदर्भ में, जो लक्ष्यीकरण रखा गया है वो 2 से 6 के बीच यहाँ पर आरबीआई के द्वारा टारगेट किया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मुद्रास्फीति जो होती है, चाहे वो आप सीपीआई को देखें वो भी यहाँ पर 6.8 तक पहुंच गई है, और चाहे आप पीडब्ल्यूआई को देखें वो तो आपको 13.5 तक यहाँ पर आपको निकल गई है। तो आप देखें कि जो 2 से 6 के बीच का एक संतुलनकारी एक स्थिति रही थी, यहाँ पर आप देखें 2021 से लेकर 22-23 अप्रैल दिसंबर तक की अवधि में ये दोनों ही चीजें आपको जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का आंकड़ा था 2 से 6 के बीच, वो उसे पार कर जा रही। अब मुद्रास्फीति देखा जाए तो एक मैक्रो स्कोपिक यहाँ पर घटना कही जाती है, जिसमें समय के साथ अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में एक सामान्य वृद्धि को दर्शाती है, कि अर्थात जो वस्तुओं का जो का मूल्य वर्तमान समय में है वो समय के साथ ये बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए भारत में जो प्रमुख जो मुद्रास्फीति के सूचकांक है, एक है WPI, एक है CPI, एक है CFPI। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए WPI, जिसे आप थोक मूल्य सूचकांक भी कहते हैं। थोक मूल्य सूचकांक का मतलब क्या होता है? थोक मूल्य सूचकांक बिक्री के प्रथम बिंदु पर अर्थव्यवस्था में कुल थोक बिक्री लेन देन में संबंधित वस्तुओं के हिस्से पर आधारित होता है। जारीकर्ता जो होता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार के विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। क्या? यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक। तो थोक मूल्य यहाँ पे सूचकांक क्या है कि थोक मूल्य सूचकांक बिक्री के प्रथम बिंदु पर अर्थव्यवस्था में कुल थोक बिक्री के लेन देन से संबंधित वस्तुओं के हिस्से पर आधारित यहाँ पर होता है। जबकि आपका जो दूसरा इसमें आता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये थोक में है और ये खुदरा में होता है। ठीक है, इसे खुदरा मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है। सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति खुदरा स्तर पर मूल्य परिवर्तनों को यहाँ पे दर्शाती है। एक होता है कि आप एक बंडल कोई चीज खरीद लें, और एक होता है कि आप एक एक करके खरीदें, तो वहां पर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। जो सिंगल वाइज आप खरीदते हैं उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है, और एक साथ आपने किसी का बड़ा क्रेडिट खरीद लिया, ज्यादा संख्या में कोई चीज खरीद लिया, थोक में खरीद ली है, तो उसके मूल्य आपको थोड़े से कम पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीपीआई जो है वो इसको कौन जारी करता है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तीसरा है CFPI अर्थात उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक। एक आधार वर्ष के संदर्भ में किसी दिए गए क्षेत्र में जनसंख्या समूह द्वारा उपभोग किए जाने वाले खाद्य उत्पादों की खुदरा कीमतों में परिवर्तन की एक माप यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए कि एक आधार वर्ष में किसी क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या है उसके द्वारा कितना यहाँ डिमांड की गई, कितना उपभोग किया गया, उसके संदर्भ में वस्तुओं की यहाँ पर क्या खाद्य वस्तुओं की मूल्य कितनी बड़ी है, वो हम इसमें देखते हैं उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक। इसे कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये भी यहाँ पे जारी होता है NSO के द्वारा। यह अखिल भारतीय आधार पर 2012 को इसका आधार वर्ष यहाँ पे मानते हुए मई 2014 से 3 श्रेणियों में जारी यहाँ पर किया जाता है, एक ग्रामीण, एक शहरी और तीसरा संयुक्त। तो ये इसकी 3 श्रेणियां यहाँ पे बनाई गई है। ये बेसिक यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखिए WPI और CPI आधारित मुद्रास्फीति में विचलन के लिए जिम्मेदार यहाँ पे जो कारक हैं वो भी बताए गए हैं। पहला, एक अवधारणात्मक अंतर जो है इसमें बताया गया है, जिसमें उद्देश्य और डिजाइन में अंतर के साथ
सीपीआई खुदरा स्तर पर मूल्य परिवर्तन को यहाँ पर दर्शाता है, जबकि डब्ल्यूपीआई जो होता है वो थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तन को आपको दर्शाता है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, खुदरा और थोक के स्तर पे डिजाइन, उत्पाद, क्वांटिटी इत्यादि के आधार पर अंतर है। दूसरा जो है इसमें देखिए, सूचकांकों में विशिष्ट वस्तु समूहों में शामिल मदों और उनके भारांशों में परिवर्तन। उदाहरण के लिए सीपीआई में खाद्य और पेय पदार्थों का भारांश 45% से अधिक होता है, जबकि डब्ल्यूपीआई में विनिर्मित उत्पादों का भारांश 64% से अधिक होता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर उत्पादों को जो वेटेज दिया जाता है उसके जिस आधार पर सीपीआई डब्ल्यूपीआई निकाला जाता है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होने के कारण ये अंतर आपको दिखाई देगा। चलिए अगला इसमें है मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। फ्रेमवर्क के तहत देखा जाए तो केंद्रीय बैंक एक निश्चित मुद्रास्फीति दर को लक्ष्य के रूप में निर्धारित करता है। इसके बाद केंद्रीय बैंक अपने देश में निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए अपनी मौद्रिक नीति में आवश्यकता अनुसार बदलाव करता है। अब भारत में देखिए, जो लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का जो फ्रेमवर्क है उसके संदर्भ में वर्तमान में सीपीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% निर्धारित किया गया है। हालांकि इसमें प्लस और -2 अर्थात 2 से 6 जो हम कहते हैं, 2 माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा, 2 इसमें प्लस कर दोगे तो 6 हो जाएगा। तो 2 से 6 के बीच यहाँ पर आपको एक उतार चढ़ाव तक की अनुमति यहाँ पर है। दूसरे शब्दों में वर्तमान में भारत सीपीआई मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को 2 से 6 के बीच यहाँ पर फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए सीपीआई के बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। इसी संबंधित देखा जाए तो यहाँ पे मुद्रास्फीति नियंत्रण किसका काम है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपसे ये है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण का की जिम्मेदारी यहाँ पर किसकी होती है और इसके संदर्भ में उसके पास कौन कौन से उपायों को यहाँ पे अपनाया जाता है मुद्रास्फीति नियंत्रण के संदर्भ में। तो ये आपको क्लियर क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगले यहाँ पर देख लीजिए, एक और न्यूज यहाँ पर है, स्थायी जमा सुविधा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी कि एसडीएफ के बारे में। क्या है ये? तो हाल ही में अपनी पहली द्विमासिक नीति समीक्षा वित्तीय वर्ष 2023 में मौद्रिक नीति समिति ने स्थायी जमा सुविधा की शुरुआत की घोषणा की है। इसे तरलता समायोजन सुविधा वाली व्यवस्था में एक न्यूनतम दर यानी कि फ्लोर रेट के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। अस्थायी जमा सुविधा के बारे में थोड़ा सा और समझिए। देखिए होता क्या है इसमें, तरलता प्रबंधन के संदर्भ में देखा जाए तो इसे एक साधन के रूप में आरबीआई के द्वारा प्रयोग किया जाता है और इसकी सहायता से अब आरबीआई बिना किसी प्रकार के जमानत या संपार्श्विक या सरकारी प्रतिभूतियों के, ठीक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है। अर्थात आरबीआई के द्वारा बिना किसी प्रकार के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिए बिना आपको जो मार्केट में बहुत पैसा ज्यादा अगर हो गया है, बैंकों के पास पैसा ज्यादा है या मार्केट पैसा ज्यादा है, तो उसे यहाँ पर किस तरीके से कम किया जाए उस पर नियंत्रण करने की एक व्यवस्था है। ठीक है, इसलिए आरबीआई प्रतिभूतियों को दिए बिना बैंकों से अधिशेष तरलता को इसमें कम करता है। एसडीएफ के तहत जमा राशियां आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42 के अंतर्गत नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर जिसे हम कहते हैं को बनाए रखने के लिए यहाँ पे पात्र नहीं होगी। ठीक है, तो इसके माध्यम से देखा जाए तो एसडीएफ जो है वो सीआरआर का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अंतर्गत सामूहिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर को बनाए रखने के लिए यहाँ पे पात्र परिसंपत्तियों का हिस्सा होती है। तो सीआरआर का हिस्सा ये नहीं हो सकती लेकिन एसएलआर का हिस्सा हो सकती है, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। यहाँ पे बैंकिंग और मौद्रिक नीति से संबंधित कुछ प्रमुख अवधारणाएं, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है या टॉपिक आता है प्रति चक्रीय पूंजी बाजार यानी कि काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, जिसको हम CCCB के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये? देखिए केंद्रीय बैंक बेसल जो है मानदंडों का पालन करते हुए देश में बैंकों के लिए कुछ निश्चित पूंजी पर्याप्तता मानदंड निर्धारित करते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर CCCB के नाम से भी जानते हैं। और ये ऐसे मानदंड का एक भाग होता है जिनकी गणना बैंक की जोखिम भारित ऋण लेखा बही के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में यहाँ पर की जाती है कि बैंकों के द्वारा जो ऋण इत्यादि दिया जाता है उसका कितना % उसे वापस वहां पे प्राप्त हो रहा है, कितना जोखिम में चला जाता है और उसका यहाँ पे जो अनुपात निकल कर आता है वही यहाँ पर आपको देखा जाए तो CCCB है। आरबीआई के द्वारा 2015 में CCC की रूपरेखा यहाँ पे प्रस्तुत की गई थी, जिसमें दो तरफा एक उद्देश्य थे। पहला ये था कि बैंकों के लिए अच्छे समय अर्थात लाभ की स्थिति के दौरान में पूंजी का एक बफर बनाना अनिवार्य किया गया और इसका उपभोग जो है बैंक कठिन समय के दौरान वास्तविक क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए कर सकता है।
ठीक है, जब बैंकिंग प्रणाली अच्छी चल रही है, बैंक पास अच्छे पैसे यहाँ पे आ रहे हैं, तो वहां पर एक बफर आप बना लो, ताकि अगर खराब समय आता है तो उस टाइम आप इस बफर का यूज कर सको, जब बैंकिंग प्रणाली यहाँ पे समस्या में हो। या अत्यधिक ऋण वृद्धि के समय बैंकिंग क्षेत्र को अंधाधुंध अविवेकी रूप से उधार लेने देने से रोकता है, और ऐसे ऋण पर अक्सर प्रणालीगत जोखिम का भी निर्माण होता है। तो देखिए, कई बार ऋण आपको बैंकों द्वारा बहुत बड़े मात्रा में बहुत लोगों को बांट तो दिए जाते हैं, लेकिन उनकी वापसी सुनिश्चित नहीं हो पाती, बहुत लोग दिवालिया हो जाते हैं। बड़े बड़े यहाँ पर जो ऋण करता होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, वो कई बार दिवालिया हो जाती हैं, यहाँ लोगों के द्वारा ऋण वापस नहीं किया जा पाता, और इसके कारण बैंकिंग व्यवस्था यहाँ पर समस्याग्रस्त हो जाती है, एनपीए उनका बढ़ने लगता है। तो वहां पर ऐसी समस्याओं को भी यहाँ पर रोके जाने की बात इसके अंतर्गत की गई है कि बहुत ज्यादा ऋण मत बांटिए, सोच समझकर और सही व्यक्तियों को यहाँ पे ऋण बांटिए, और दूसरी तरफ एक बफर स्टॉक बनाकर रखिए, ताकि यदि इन फ्यूचर आपको ऐसा कुछ आप सामना करते भी हैं, तो आप यहाँ पर उस बफर स्टॉक का प्रयोग उस समय उस कठिन परिस्थितियों में कर सकें। चलिए, दूसरा यहां पर है बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन। तो बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन क्या होता है? देखिए, यील्ड कर्व बॉन्ड से प्रतिफल की ग्राफिक रूप से एक प्रस्तुति है। सामान्य परिस्थितियों में हम कहें कि जब कोई लंबी अवधि के लिए उधार देता है तो उसे अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसा समय भी आता है जब वह बॉन्ड यील्ड कर्व जो होता है वो उलट जाता है, और इस स्थिति में लघु अवधि वाले बॉन्ड लंबी अवधि वाले बॉन्ड की तुलना में अधिक प्रतिफल आपको प्रदान करते हैं। तो देखा जाए तो यह स्थिति संकेत देती है कि निवेशक भविष्य में कमजोर समृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं, और यह स्थिति मंदी का भी संकेत देती है। तो एक तरीके से देखा जाए कि आपने आज इन्वेस्ट किया, 10 साल बाद आप देख रहे हैं तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक स्थिति ये हो सकती है इसमें। दूसरा ये हो सकता है कि लंबी अवधि वाले में नहीं, आपने कहा आज इन्वेस्ट करो, 2-3 साल बाद निकाल लो, 1 साल बाद निकाल लो, 1 साल के अंदर ही निकाल लो, ठीक है, तो वहां पर आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो वहां पर ये स्थिति आपको दर्शाती है बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन, ठीक है। और ऐसी स्थिति जो होती है जो कम अवधि वाली होती है, ये दिखाता है कि यहाँ पे मंदी की स्थिति ज्यादा है, लोगों को भरोसा नहीं है अर्थव्यवस्था पे, पैसे निकाल लो जल्दी, और ये स्थितियां आपको बाजार के लिए अच्छी नहीं होती। दूसरा यहाँ पर देखिए वैश्विक मुद्रास्फीति मंदी, जो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर छोड़ते हैं क्योंकि मुद्रास्फीति के संदर्भ में देखिए यहाँ पे कि वैश्विक जो मुद्रास्फीति मंदी है इसको क्या कहेंगे, ये ग्लोबल कह सकते हैं स्टैगफ्लेशन की स्थिति जो डेवलप हुई है वो क्या है। देखिए, मुद्रास्फीति मंदी जो होती है वो आर्थिक समृद्धि दर में कमी और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में वृद्धि की स्थिति को दर्शाती है, ठीक है। वैश्विक मुद्रास्फीति मंदी कई साधनों के माध्यम से घरेलू समृद्धि और मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकती है। इसमें विदेशी मांग में आपको देखा जाए तो कमी आएगी, निर्यात जो मांग है तथा समग्र घरेलू मांग और आर्थिक समृद्धि इसको भी देखा जाए तो ये कम करती है। वैश्विक कमोडिटी की उच्च कीमतें प्रत्यक्ष और लागत वृद्धि साधनों के माध्यम से घरेलू मुद्रास्फीति को यह बढ़ाती भी है। साथ ही साथ देखा जाए तो समग्र मांग को कमजोर करके घरेलू समृद्धि को भी ये कम करती है। तो ये देखिए फैक्चुअल डेटाज हैं, अर्थात एक कॉन्सेप्ट में आपको होता क्या है जब भी इस तरह की स्थितियां आएंगी। तो देखिए, जब भी मुद्रास्फीति की मांग आधारित यहाँ पर देखा जाए आर्थिक समृद्धि में जो कमी आएगी, तो एक कमी को दर्शाती हुई मुद्रास्फीति हर चीज में यहाँ पर देखा जाए, विदेशी मांग में कमी, निर्यात में कमी, समग्र घरेलू मांग में कमी, आर्थिक समृद्धि को कम करती हुई, जिसे हम यहाँ पर आपको वैश्विक मुद्रास्फीति जनित एक मंदी के कारण यहाँ पर कहते हैं। क्योंकि महंगाई आपको बहुत ज्यादा बढ़ रही है वैश्विक स्तर पे, और जब भी महंगाई ज्यादा हो रही है तो लोग यहाँ पर डिमांड ऑलरेडी कम कर देते हैं, क्योंकि महंगी चीजें आप खरीदना पसंद नहीं करते आप, क्योंकि लिमिटेड, क्योंकि कम चीजें खरीदोगे पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, डिमांड कम कर देते हैं, और इसके कारण धीरे धीरे हर चीज में फैलना शुरू हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं यहाँ पर वैश्विक मुद्रास्फीति जनित मंदी की स्थिति। उच्च वैश्विक मुद्रास्फीति और वैश्विक ब्याज दरें पूंजी के प्रवाह को प्रभावित करती हैं, और इससे घरेलू मुद्रा पर भी यहाँ पर आपको दबाव पड़ता है। इस तरीके की स्थितियां भी आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं। इसके बाद देखा जाए तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे एक हाईलाइटेड मुद्दा रहा, रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण करने को लेकर के। तो क्या आप जानते हैं कि रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण क्या है, क्या फायदे हैं इसके, किस तरीके की परिस्थितियां हैं, क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण क्या है। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशी व्यापार नीति में कुछ बदलाव करके सरकार ने यहाँ पर निर्यात को बढ़ाने हेतु यहाँ पर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए रुपए में भुगतान करने की यहाँ पर एक अनुमति दी है, जो एक तरीके से रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दे रही है। देखा जाए तो यहाँ पर मुद्रा अंतरराष्ट्रीयकरण के कार्य क्या है, किस तरीके से कार्य करने लगती है अगर कोई मुद्रा यहाँ पे एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनती है। तो देखिए, यहाँ पे कार्य, मूल्य संचय, लेन देन के माध्यम और यूनिट ऑफ अकाउंट के संदर्भ में हम इसे देखेंगे 4 आधारों पे। पहले देखिए कार्य क्या है। देखिए, सरकारों के संदर्भ में भी होता है मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण और निजी क्षेत्र के लिए भी है, दोनों के संदर्भ में काम करेगा।
दूसरा देखा जाए तो मूल्य संचय के दृष्टिकोण से देखा जाए क्या स्टोर ऑफ वैल्यू है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय रिजर्व के तौर पर, दूसरा एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा को प्रतिस्थापन करने के संदर्भ में। तीसरा देखा जाए तो लेन देन का क्या ये माध्यम हो सकती है, तो देखा जाए तो विदेशी लेन देन संबंधी हस्तक्षेप के लिए व्हीकल करेंसी एक तरीके से काम करती है कि आप उस मुद्रा को किसी भी विदेशी सामान को खरीदने के संदर्भ में कर सकते हैं। और साथ ही साथ व्यापार और वित्तीय लेन देन के लिए यहाँ पे इनवॉइसिंग प्रक्रिया भी यहाँ पर आपको होती है। और चौथा देखा यूनिट ऑफ अकाउंट्स के संदर्भ में, तो किसी अन्य देश की मुद्रा के बदले स्थानीय मुद्रा को यहाँ पर विनिमय दर के लिए निर्धारित किया जा सकता है और व्यापार और वित्तीय लेन देन को व्यक्त करने हेतु यहाँ भी आप कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक मुद्रा के संदर्भ में आप अपनी मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, कोई सामान खरीदने के संदर्भ में आप उसे पे कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो साथ ही साथ, और यहाँ पर देखा जाए तो भुगतान भी कर सकते हैं। तो हर तरीके की प्रक्रिया जो होती है मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के माध्यम से आपको संभव हो पाती है। अब देखा जाए तो रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए क्या उपाय किए गए हैं, तो सबसे पहली चीज देखिए, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर रुपए में सीमा पर उधार की एक अनुमति की स्थिति डेवलप की गई है, जिसमें देखा जाए तो वर्ष 2014 से रुपए के मूल्यवर्ग के बॉन्ड और मसाला बॉन्ड की शुरुआत की गई और भारतीय कॉर्पोरेट्स को विदेशों में रुपए मूल्यवर्ग के बॉन्ड जारी करने की यहाँ पर एक अनुमति दी गई। दूसरा करेंसी स्वैप, मुद्रा विनियमन का यहाँ पर देखा जाए का आधार अपनाया गया, जिसमें रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 से संयुक्त अरब अमीरात तथा सार्क देशों सहित अन्य देशों के साथ करेंसी स्वैप से संबंधित 23 समझौतों पर यहाँ पर सहमति बनी है। अर्थात आपकी मुद्रा और दूसरी मुद्रा के साथ जो उनकी दूसरी मुद्रा, जैसे यूएई की मुद्रा और आपकी मुद्रा हो गई, नेपाल की और आपकी मुद्रा हो गई, आपकी मुद्रा श्रीलंका से आपकी मुद्रा, यहाँ पे क्या होता है स्वैप कर सकते हैं, आप अपनी मुद्रा को देकर उनकी मुद्रा में व्यापार लेन देन की प्रक्रिया को संचालित करना। इसी तरीके से रुपए में व्यापार निपटान की स्थिति को शामिल किया गया, जिसमें जुलाई 2022 में सबसे बड़ा कदम उठाया गया। आरबीआई ने विशेष वोस्ट्रो खातों के माध्यम से रुपए में व्यापार निपटान की अनुमति देने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क भी यहाँ पर जारी किया है। और साथ ही साथ अन्य उपायों के अंतर्गत अगर हम देखें तो एशियन क्लियरिंग यूनियंस में क्षेत्रीय व्यापार निपटान के लिए घरेलू मुद्राओं के उपयोग की संभावनाओं की खोज की जा रही है। घरेलू रुपए ब्याज दरों मुद्रा बाजारों को विदेशी रुपए बाजारों से जोड़ने के लिए अनुकूल स्थिति भी बनाई जा रही है। और प्राथमिक डीलरों को बाजार तरलता में सुधार के लिए विदेशी मुद्रा बाजारों में बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने की भी अनुमति दी जा रही। तो देखा जाए तो भारतीय रुपए को एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में परिवर्तित करने को लेकर यहाँ पर अलग अलग उपायों के तहत यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो जिस तरीके से डॉलर आप देखते हैं एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर उसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, उसी तरीके से भारतीय रुपए को भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में परिवर्तित करने का काम किया जा रहा है। अगला इसमें है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एक और यहाँ पे संगठन को थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे क्या है। देखा जाए तो हाल ही में इसकी स्थापना के यहाँ पे 50 वर्ष पूरे हुए हैं और जब भी इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो थोड़ा सा इस तरह की जो संगठन है वो चर्चा का विषय बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण संगठन क्या काम करता है। देखिए, इस प्राधिकरण की स्थापना 1972 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सामुदायिक निकाय के रूप में यहाँ पर किया गया था। इसे समुद्री उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया। देखा जाए तो 1961 में स्थापित समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद का यहाँ पर इसमें विलय कर दिया गया। विनियामकीय शक्तियां भी इसे प्रदान की गई हैं, जिसे समुद्री उत्पादों के निर्यात को विनियमित करने का इसे अधिकार दिया गया है। साथ ही इसे देखा जाए तो भारतीय संधारणीय और गुणवत्तापूर्ण समुद्री खाद्य निर्यात को सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक उपायों को अपनाने हेतु इसे अधिकार प्रदान किए गए। साथ ही देखा जाए तो भारत के समुद्री उद्योग के संदर्भ में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है और 2022 में समुद्री उत्पादों का निर्यात देखा जाए तो 7.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत का रहा है। अगला आता है यहाँ पर विनिमय दर में उतार चढ़ाव की स्थितियां। लगातार देखा जाए तो भारतीय रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होने की स्थितियां और अन्य विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में तो विनिमय दर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहा मुद्दा, किस तरीके से भारतीय रुपए का उतार चढ़ाव की क्या स्थिति रही और अन्य इससे जुड़े क्या मुद्दे रहे। देखिए, हाल ही में देखा जाए तो आरबीआई ने ऋण बाजार में विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्य उधारी और एनआरआई जमा से संबंधित मानदंडों में ढील यहां पर दी है और इसका उद्देश्य भारतीय रुपए में गिरावट को रोकना है, जो कि विदेशी मुद्रा अंतर्वाह यानी इनफ्लो को यहां पर बढ़ावा देता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कारक क्या क्या है, ठीक है, कि विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से यहाँ पर कारक होते हैं। सबसे पहले देखिए ब्याज दर होती है। उदाहरण के संदर्भ देखा जाए तो उच्च ब्याज दर पर विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है। ज्यादा ब्याज दोगे किसी को
ठीक है, कि आप उसको 100 रुपए मिल रहे हैं, 100 के बदले उसे आप कहो कि 8% में ब्याज दूंगा, पहले 4% मिल रहा है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे बंदा कहेगा हाँ ले लो 100 रुपए, मुझे बाद में आप 108 रुपए दे दो, तो वहां पे ब्याज आपको ज्यादा मिलेगा, तो लोग आएंगे। दूसरा देखा जाए तो महंगाई दर के संदर्भ में है, जैसे कि उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में विदेशी निवेशकों की रुचि को यहाँ पर कम हो जाती है। राजनीतिक स्थिरता जो होती है वो भी एक कारक है, यह निवेशकों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ाती है और उनका निवेश एक तरीके से सुरक्षित रखती है कि कम से कम सरकार तो स्थिर है, अगले 5 साल या 10 साल कहीं नहीं जाने वाली, इसके कारण अगर मैं कोई रुपया आज निवेश करता हूं यहाँ, तो मुझे यहाँ पर अगले 5-10 साल कोई टेंशन यहाँ पे होनी नहीं। सरकारी जो ऋण है, क्योंकि उच्च ऋण अंततः राजकोषीय समेकन की ओर यहाँ पर ले जाएगा। निर्यात और आयात के संदर्भ में देखा जाए तो अधिक निर्यात से मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और कम निर्यात से मुद्रा की मांग घट जाती है। अटकलबाजी भी यहाँ पर एक कारण बन जाता है कि भविष्य में मांग पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निवेशकों के द्वारा अटकलबाजी से भी विनिमय दर प्रभावित होगा, कि अटकलबाजी करने लगो कि आगे चल के देखिए मांग नहीं होगी, या मंदी आने वाली है, या उद्योग नहीं चलेगा, या इसका मार्केट हो चुका पीक पे हो चुका, इसका नीचे आने का टाइम हो गया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जब चलने लगती हैं तो उससे मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट भी आता है। इसके अलावा आर्थिक माहौल भी होता है, मंदी जैसी घटनाएं जो होती हैं विदेशी निवेशकों की रुचि को कम कर देती हैं। और अन्य महत्वपूर्ण कारकों में देखा जाए तो उच्च स्थिरता की स्थिति भी मुद्रा की मांग को बढ़ा देती है। इसके अलावा देखा जाए तो भारतीय रुपए की गिरावट के कारण उसके प्रभाव की स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले कारण देख लेते हैं, फिर देखेंगे प्रभाव क्या पड़ता है अगर भारतीय मुद्रा लगातार अगर कमजोर हो रही है डॉलर के मुकाबले, तो उसका क्या स्थिति होती है। तो कारण क्या क्या रहे, सबसे पहले देखिए कच्चे तेल एवं अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का होना, ठीक है, जैसे खाद्य तेल के संदर्भ में। दूसरा, मुद्रास्फीति पे काबू पाने के लिए कई देशों जैसे यूएसए ने अपनी मौद्रिक नीति को शक्ति यहाँ पर कायम की, लगातार उनके फेडरल बैंक ने ब्याज दर बढ़ाई है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के द्वारा लगातार पूंजी का बहिर्वाह किया गया है। और घरेलू कारक जैसे कि उच्च मुद्रास्फीति, व्यापार घाटे में वृद्धि, बढ़ता हुआ चालू घाटा, ये सारे यहाँ पर देखा जाए विनिमय दर के कमजोर करने के यहाँ पे कारण रहे हैं। तो उसी तरफ यहाँ पे देखा जाए इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। सबसे पहले देखिए, जो भारत एक आयातक देश है, इसलिए इसे चालू खाता घाटा और भुगतान असंतुलन में भारत की वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो चालू खाता घाटा भारत का बढ़ने लगता है और भुगतान असंतुलन की स्थिति वृद्धि होती है। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि चालू खाता घाटा से क्या तात्पर्य है, ठीक है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। और भुगतान असंतुलन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। इससे विदेशों से खरीदे गए कच्चे माल, उपकरण आदि की लागत में यहाँ पर वृद्धि होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो आयात की जाने वाली प्रमुख मदें जैसे कि कोयला, कच्चा तेल, खाद्य तेल आदि में आपूर्ति संबंधी यहाँ पर व्यवधान के कारण उच्च मुद्रास्फीति भी हो सकती है। अन्य प्रभाव के संदर्भ में जैसे आयात कवर में गिरावट, विदेशी निवेश में यहाँ पर काफी आपको कमी भी आपको दिखाई देती है। तो ये सब आपको एक नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी आप उतार चढ़ाव की एक स्थिति देखते रहते हैं। जो फॉरेक्स रिजर्व की एक स्थिति रहती है, कभी आप देखते हैं 600 बिलियन डॉलर हो गया, कभी 550 हो गया, कभी 580 हो गया, कभी 570 हो गया। तो ये जो उतार चढ़ाव की स्थिति होती है ये क्या है, तो आइए समझते हैं। देखिए, डॉलर के निरंतर मजबूत होने के कारण भारत की जो विदेशी मुद्रा का भंडार कम होकर 2022 में ये देखा जाए तो आपका 532.66 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था। और यह पिछले 2 वर्षों का निम्नतम स्तर है। इससे भारत का आयात कवरेज 1 वर्ष से घटकर यहाँ पर देखा जाए सिर्फ 8 से 9 महीने का रह गया है। अर्थात भारत 8 से 9 महीने तक वर्तमान समय जितने उसके पास पूंजी है उसके माध्यम से सिर्फ 8-9 महीने तक वो चीजों को आयात कर सकता है। विदेशी मुद्रा जो भंडार है अथवा फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व को फॉरेक्स रिजर्व के रूप में भी हम जानते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा पर संपत्तियों का हिस्सा सर्वाधिक होता है। इसके अतिरिक्त इसमें देखा जाए तो अन्य चीजें भी होती हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, स्वर्ण भंडार, आईएमएफ से विशेष आहरण अधिकार जिसे हम एसडीआर कहते हैं। इसके अलावा अमेरिकन डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, चीनी युआन आदि भी यहाँ पर कुछ विदेशी मुद्राएं पर संपत्तियों के रूप में होती हैं। देखा जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार में यदि गिरावट आती है तो उसके कारण क्या है, तो विदेशी मुद्रा भंडार में कमी की स्थिति आरबीआई के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट में 67% गिरावट डॉलर आधारित आस्तियों और अमेरिकी बॉन्ड के सापेक्ष गैर डॉलर आधारित आस्तियों के मूल्य में यहाँ पर कमी के कारण आई। विदेशी मुद्रा भंडार में अगर हम देखें तो आरबीआई का हस्तक्षेप रहता है। आरबीआई ने भारतीय रुपए की अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करती है। और दुनिया में बिगड़ते जो हालात हैं ये भी इसका एक कारण होता है, जैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध, भू राजनीतिक जोखिमों में वृद्धि भी इसका एक प्रमुख कारण है। चलिए अगला इसमें देखते हैं बाह्य क्षेत्र से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं, जैसे कि डंपिंग रोधी शुल्क क्या होते हैं।
देखिए, भारत ने चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया से एक विशेष प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर के आयात को लेकर यहाँ पर डंपिंग रोधी शुल्क यहाँ पे लगाया है। डंपिंग रोधी जो शुल्क होता है एक संरक्षणवादी प्रकार का यहाँ पे शुल्क होता है। यह घरेलू सरकार के द्वारा विदेश आयात पर लगाया जाता है, अर्थात कोई चीज बहुत जरूरत से ज्यादा आप खरीद के यहाँ पर पहले से रख ले रहे हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, इसको कम करने के लिए यहाँ पे डंपिंग रोधी शुल्क लगा रही है कि आप देखिए जरूरत से ज्यादा मत खरीदिए, डंप मत करिए, आप जितनी डिमांड है उतना ही खरीदिए, अन्यथा की स्थिति में हम डंपिंग रोधी यहाँ पे शुल्क लगाएं। तो सरकार ने यहाँ पर फिलहाल वैसा ही कुछ किया है। देखा जाए तो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और इसके 1995 नियमों के तहत डंपिंग एक अनुचित व्यापार प्रथा है। भारत में डंपिंग रोधी शुल्क के लिए कानूनी आधार यहाँ पे प्रदान करते हैं। व्यापार उपचार महानिदेशालय के संदर्भ में देखा जाए तो वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा के रूप में डंपिंग रोधी यहाँ पर आपको जांच भी करता है। अगला इसमें है भारतीय भुगतान प्रणाली, जो सुर्खियों में चर्चा का विषय रही है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने देखा जाए तो भुगतान विजन 2025 के नाम से एक दस्तावेज यहाँ पे प्रस्तुत किया है। भुगतान विजन के 2021 के 4 गोल पोस्ट हैं। प्रतिस्पर्धा, लागत, सुविधा और आत्मविश्वास के आधार पर इसे भुगतान विजन 2025 को 5 एंकर गोल पोस्ट यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं, जिसमें है पहुंच, ग्राहक केंद्रिता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ोतरी के लिए अखंडता और समावेशन। साथ ही देखा जाए तो नवाचार, संस्थागतकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण जैसी स्थितियों को भी इसमें हमने शामिल कर रखा है। मुख्य विषय देखा जाए तो इसका क्या रहा, सभी के लिए सभी जगह सभी समय ई भुगतान की व्यवस्था, और विजन है इसका प्रत्येक उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई भुगतान विकल्प प्रदान करना। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, ये भी एक यहाँ पर काफी चर्चा का विषय रहा। देखा जाए तो क्या है ये और इसके संदर्भ में क्या है, क्या है कॉन्सेप्ट नोट, इसका काम कैसे करेगा, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस संबंध में यहाँ पर सीबीडीसी एक कॉन्सेप्ट नोट भी यहाँ पे जारी किया गया। कॉन्सेप्ट नोट का जो उद्देश्य है वो सीबीडीसी के बारे में सामान्य रूप से और डिजिटल रुपए के पहले तय किए गए फीचर्स के बारे में विशेष रूप से यहाँ पे जागरूकता पैदा करना है। अब देखा जाए तो कॉन्सेप्ट नोट के द्वारा जो प्रस्तावित डिजिटल रुपया है वो कैसा है। देखा जाए तो कॉन्सेप्ट नोट के अनुसार डिजिटल रुपए का डिजिटल डिजाइन परिस्थितियों और आवश्यकता के आधार पर तय किया गया है, ताकि यह वित्तीय व मौद्रिक स्थिरता के लक्ष्यों के अनुकूल हो। सीबीडीटी की जो विशेषताएं हैं, सबसे पहला, यह केंद्रीय बैंकों के द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की जाने वाली एक संप्रभु मुद्रा है। ब्लॉकचेन जैसी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सभी रिकॉर्ड्स इसमें रखे जाते हैं। सीबीडीसी धारकों के लिए बैंक खाता होना यहाँ पे अनिवार्य नहीं है। इसमें फंजिबल लीगल टेंडर की विशेषताएं होती हैं, अर्थात इसे विशिष्ट फिएट करेंसी, वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी में आसानी से यहाँ पे बदला भी जा सकता है। इसका निश्चित मूल्य होता है और यह केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में देनदारी के रूप में भी इसे दर्ज किया जाता है। चलिए, अगला यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया है मोबाइल मनी, दूसरा सीबीडीसी के बारे में है। तो सीबीडीसी यहाँ पर देखा जाए तो ये भुगतान का नया साधन है, केंद्रीय बैंक के द्वारा सीबीडीसी प्राथमिक यहाँ पे जारी करता होगा, इसलिए सीबीडीसी केंद्रीय बैंक की यहाँ पे प्रत्यक्ष देयता होगी। साथ ही सीबीडीसी राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सल एक्सेसिबल बनाए गए हैं और यह भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले दोनों के संदर्भ में देखा जाए पीयर टू पीयर यहाँ पर आपको भुगतान है। इसमें इंटर बैंक यहाँ पे निपटान की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं मोबाइल मनी की अगर हम बात करें तो यह भुगतान संबंधी लेन देन का केवल एक प्रकार है। यह वाणिज्यिक बैंकों और अन्य अधिकृत वित्तीय संस्थाओं पर देयता यानी कि लायबिलिटीज के रूप में यह होती है। नो योर कस्टमर से संबंधित शर्तों का पालन कर मोबाइल वॉलेट यहाँ पे बनाया जा सकता है और यह वॉलेट एक निश्चित आयु वाले व्यक्ति ही यहाँ पर बना सकते हैं। इससे अन्य यहाँ पे आयु वर्ग के लोग इस सुविधा को वंचित नहीं रह पाते हैं। मोबाइल मनी के लिए भुगतानों को अधिकृत और प्रमाणित करने के लिए मध्यवर्तियों की आवश्यकता यहाँ पर होती है। उदाहरण के संदर्भ में देखा जाए तो जारीकर्ता तथा प्राप्तकर्ता बैंक, वित्तीय संस्थान या भुगतान सेवा प्रदाता जैसे मध्यवर्ती वर्ग इसमें आपको शामिल है। चलिए, अगले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है क्रेडिट रेटिंग का। क्या होती है क्रेडिट रेटिंग, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सेबी ने क्रेडिट रेटिंग के एजेंसियों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले रेटिंग स्केल के मानकीकरण से संबंधित कुछ दिशा निर्देश आपको जारी किए हैं। सेबी के द्वारा जारी जो दिशा निर्देश है उसमें कहा गया है कि इसमें जारीकर्ता जो रेटिंग है या कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग के लिए प्रतीकों और उनकी परिभाषाओं का मानकीकरण किया गया है। रेटिंग प्रतीकों के तौर पर हम देखते हैं ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी, सी, डी के उपसर्ग के रूप में CRA का यहाँ पर पहला नाम प्रयोग किया जाना चाहिए।
चलिए बात करते हैं कुछ रेटिंग सिंबल के बारे में। जैसे कि अगर ट्रिपल ए यहाँ पर दिया गया है तो उसका क्या मतलब हुआ कि ऐसी कोई कंपनी जिसे ट्रिपल ए दिया गया है, रेटिंग दी गई है, ऋण दायित्वों के मामले में सबसे उच्च दर्जे की रेटिंग है। इसमें समय पर ऋण चुकाने के संबंध में उच्चतम स्तर की सुरक्षा होती है ऐसी कंपनियों की, कि अर्थात ये आपको समय से आपका ऋण वापस कर देंगे बिना किसी प्रकार की समस्या या डिफॉल्ट के। डबल जो होती है वो उच्च स्तर की सुरक्षा, सेम एस्पेक्ट होता है, बस ये ज्यादा बेटर होते हैं, ये थोड़े से उनसे कम होते हैं। ए जो होता है इनके पास पर्याप्त स्तर की सुरक्षा होती है ऋण के बदले में। ट्रिपल बी जो होती है मध्यम स्तर की सुरक्षा होती है ऋण के बदले में। डबल बी होते हैं जो डिफॉल्ट होने का मध्यम स्तर, अर्थात ये इन फ्यूचर डिफॉल्ट होने की स्थिति भी इनमें देखी गई है। बी डिफॉल्ट होने का उच्च स्तर इनमें शामिल होता है। सी जो होता है डिफॉल्ट होने का अत्यधिक उच्च स्तर होता है। और डी जो होता है डिफॉल्ट हो घोषित या जल्दी डिफॉल्ट होने की आशंका होती है। तो इस तरीके से इन कंपनियों को एक तरीके से आपको एक रेटिंग दी जाती है। उस रेटिंग के आधार पर यहाँ पर देखा जाए तो लोग आपको ऋण देंगे नहीं देंगे, बैंक सेक्टर या कोई अन्य आपको ऋण देगा नहीं देगा, वो आपकी रेटिंग पर यहाँ पर निर्धारित होता है। इससे कई बार यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है और कई बार बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ते हैं। देखा जाए तो मानक जो डिस्क्रिप्टर्स एवं उनके अर्थ हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो रेटिंग वॉच के संदर्भ में देखा जाए तो सकारात्मक निहितार्थ क्या क्या है। जैसे कि रेटिंग वॉच यह इंगित करता है कि जो बार क्रेडिट अनिश्चितता का समाधान हो जाने के बाद क्रेडिट रेटिंग के अपग्रेड होने की भी संभावना रहती है। इसमें विकासात्मक निहितार्थ के साथ रेटिंग वॉच के संदर्भ में कहा गया है ये कि एक बार क्रेडिट अनिश्चितता का समाधान हो जाने के बाद क्रेडिट रेटिंग को या तो अपग्रेड किया जा सकता है या डाउनग्रेड किया जा सकता है या उसकी फिर से पुश की जा सकती है। और तीसरा स्तर आता है जिसे हम नकारात्मक निहितार्थ के साथ रेटिंग वॉच दी जाती है, जिसमें कहने का मतलब यह संकेत करता है कि एक बार क्रेडिट अनिश्चितता का समाधान हो जाने के बाद क्रेडिट रेटिंग के डाउनग्रेड होने की अधिक संभावना है। ठीक है, तो रेटिंग वॉच जो दी जाती है सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है और या फिर आपका विकासात्मक भी हो सकती है। तो तीन तरीके की यहाँ पर आपको दी जाती है। इसके अलावा तीन चीज और इसमें है। स्थिर, सकारात्मक, नकारात्मक भी होता है रेटिंग आउटलुक। स्थिर के संदर्भ में रेटिंग आउटलुक क्या कहता है कि यह निकट से मध्यम अवधि की रेटिंग परिवर्तन की कम संभावना को यह प्रकट करेगा। सकारात्मक के संदर्भ में कहता है कि निकट से मध्यम अवधि में ऊपर की ओर रेटिंग पुनरीक्षण की उच्च संभावना को इंगित करता है। और तीसरा जो है यहाँ पर रेटिंग नकारात्मक, यह निकट से मध्यम अवधि के नीचे की ओर रेटिंग पुनरीक्षण की उच्च संभावना को इंगित करता है। तो यहाँ पे देखिए रेटिंग जो होती है वो आपको स्थिर भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। स्थिर है अर्थात कि देखिए कुछ टाइम के बाद हो सकता है पुनरीक्षण जब कंपनी का वापस किया जाए कुछ महीनों बाद पता लगा वो ठीक है, स्टेबल है, इससे कम या ऊपर नहीं जाने वाली। कुछ का हो सकता है कि कुछ कंपनियों का रेटिंग दिए जाने के बाद फिर से आप उसका रेटिंग करने गए 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद, और उसके बाद पता चला कि नई कंपनी अच्छा करने लगी है। और कुछ का कह दिया कि भाई नई कंपनी अच्छा नहीं करी और भी खराब करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या होता है, वो रेटिंग आपको इस संदर्भ में भी देते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या स्थिर। अगला देखिए सीआरएस तुलनात्मक स्थिति को दर्शाने के लिए डबल ए से सी तक की श्रेणियों के भीतर मॉडिफायर्स का भी उपयोग यहाँ पर करते हैं, लाइक प्लस और माइनस भी लगाते हैं। जैसे ट्रिपल बी प्लस कर दिया, ट्रिपल बी माइनस भी कर देते हैं। ठीक है, डबल ए प्लस कर दिया, डबल ए माइनस भी कर देते हैं। तो इस तरह की भी चीजें आप लगाते हुए आप रेटिंग जब भी आप देखेंगे तो वहां पर ये भी यूज करते हैं। अब इसमें रेटिंग वॉच और रेटिंग आउटलुक के लिए मानक डिस्क्रिप्टर्स भी दिए गए हैं। जैसे रेटिंग वॉच का यहाँ पर होता है या लघु अवधि में रेटिंग के घटने या बढ़ने को अपेक्षित पर सीआरए के दृष्टिकोण को बताता है, जबकि रेटिंग आउटलुक जो है या लघु अवधि से मध्यम अवधि में रेटिंग के घटने या बढ़ने की अपेक्षित दिशा को यहाँ पर दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो रेटिंग वॉच और रेटिंग आउटलुक दोनों ही अलग अलग तरीके की चीजों के संदर्भ में यूज किए जाते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। तीन ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जो समग्र रेटिंग बाजार के 85% हिस्से को यहाँ पर नियंत्रित करती हैं, जिसमें है मूडीज, इन्वेस्टर सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स और फिच ग्रुप। अगला यहाँ पे है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। क्या है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स? तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को अंतिम रूप यहाँ पे दिया है और सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इस श्रेणी के तहत 16,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स को जारी करने के यहाँ पे लक्ष्य रखा है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में यहाँ पर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब होता है कि ऐसे ग्रीन बॉन्ड जो एक डेप्ट की तरह यहाँ पर सिक्योरिटी होती है। इसमें जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र के सकारात्मक योगदान देने वाली परियोजनाओं के लिए धन जुटाने और या उनके पुनर्वित्त को उपलब्ध कराने के लिए हेतु इन्हें तैयार किया जाता है। डेप्ट सिक्योरिटी का वह कण है जिसे
देखा जाए तो मेच्योरिटी से पहले बाजार में दो पक्षों के बीच से खरीदा और बेचा जाता है। ग्रीन प्रोजेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, किस संदर्भ में आप इन ग्रीन बॉन्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हो गए, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन, ग्रीन बिल्डिंग और जलीय जैव विविधता संरक्षण इत्यादि पर आधारित होती है। अगले इसमें भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण यानी कि IRDAI के बारे में क्या कहता है ये। देखिए, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी 1999 में एक अधिनियम के माध्यम से। और यह बीमा व्यवसाय पुनर्बीमा व्यवसाय के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने, सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे स्थापित किया गया था। क्या क्या उद्देश्य यहाँ पर IRDAI के हैं, जैसे कि पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है, उनके साथ उचित व्यवहार को सुनिश्चित करना है, बीमा उद्योग का त्वरित और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना है, वास्तविक दावों का त्वरित निपटान को सुनिश्चित करना, बीमा धोखाधड़ी और अन्य कदाचारों को रोकना, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र को स्थापित करना, और इसके साथ साथ बीमा आज से संबंधित निपटान वाले सभी वित्तीय बाजारों में निष्पक्षता, पारदर्शिता, व्यवस्थित आचरण को भी बढ़ावा देना। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी इससे जुड़ी हुई है, जैसे कि IRDAI जो है वो वित्त मंत्रालय के अधीन आपको काम करता है। यह बीमा पुनर्बीमा कंपनी और बिचौलियों के लाइसेंस को देने और उन्हें रद्द करने, पंजीकरण करने के साथ साथ भारत में बीमा पुनर्बीमा उद्योग का प्रबंधन और विनियमन करने वाली संस्था है। IRDAI की जो संरचना है 10 सदस्यीय टीम है, जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य आपके होते हैं। चलिए, हाल फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, ये दोनों यहाँ पे काफी चर्चा के विषय रही हैं। कई सारे राज्यों के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर काम किया गया है। तो इसके कारण यहाँ पे थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है कि NPS और OPS में यहाँ पर मूलभूत अंतर क्या है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, प्रकृति, पात्रता, जोखिम, कर लाभ, सेवानिवृत्ति, 4 आधार हैं, 5 आधार हैं। 5 आधारों पर हम NPS और OPS की यहाँ पर तुलना करेंगे। सबसे पहले देखिए, प्रकृति के आधार पर जो NPS लाई गई है, नई पेंशन स्कीम जो है, ये अंशदायी पेंशन अर्थात कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन प्रणाली है, जहां कर्मचारी अपने रोजगार के वर्षों के दौरान NPS में योगदान करता है। ठीक है। दूसरा, OPS जो है एक सुपरिभाषित लाभ योजना है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित वेतन के आधार पर पेंशन यहाँ पे प्रदान की जाती है। जो लास्ट में रिटायर होते समय उनके पास उनका जो वेतन होता है उस आधार पर उनको पेंशन देते हैं। पात्रता क्या है, NPS में 18 से 70 वर्ष के बीच सभी भारतीय नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं, जबकि OPS में देखा जाए केवल सरकारी कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं। जोखिम क्या है, इसमें जोखिम शामिल यह है कि क्योंकि NPS के जरिए एकत्रित धनराशि को बाजार से जुड़ी प्रतिभूतियों में यहाँ पे निवेश किया जाता है, जबकि यहाँ पर देखा जाए OPS के अंतर्गत ऐसा कोई भी जोखिम इसमें शामिल नहीं है। साथ ही देखा जाए तो कर लाभ के संदर्भ में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक और 80CCD1B के तहत 50,000 रुपए तक का वार्षिक निवेश कर कटौती योग्य टैक्स डिडक्शन है, अर्थात इसे निवेश पर कर छूट का लाभ यहाँ पर उठाया जा सकता है। दूसरी तरफ देखें तो इसके तहत कर्मचारियों के लिए कोई भी यहाँ पे कर लाभ उपलब्ध नहीं होता है। सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाली राशि, पेंशन की राशि क्या होगी, तो इसके तहत पेंशन निधि से आहरित 60% राशि से कर मुक्त रखा गया है, जबकि शेष राशि कर के अधीन है और एन्युइटीज में निवेश के रूप में यहाँ पर आपको रहती है। वहीं इसके तहत अंतिम आहरित वेतन का 50% निश्चित मासिक वेतन के रूप में आपको प्रदान किया जाता रहता है। तो ये दोनों में एक मूलभूत अंतर है जो NPS और OPS में है, और कई सारे राज्यों के द्वारा हाल ही में OPS योजना को वापस से लागू किया जा रहा है। चलिए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसे वृद्धावस्था में सामाजिक आय और सुरक्षा रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के द्वारा एक संकल्प के माध्यम से 2003 में यहाँ पे स्थापित किया गया। यह 2013 में पारित और 2014 में देखा जाए तो अनुसूचित पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण के अधिनियम के माध्यम से सांविधिक निकाय बन गया। देखा जाए तो विजन के तहत यहाँ पर एक संगठित पेंशन प्रणाली के प्रचार विकास के लिए एक आदर्श नियामक इसको बनाना है, और इसके तहत ही देखा जाए तो PFRDA जो है एक वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और किसी भी अन्य अधिनियम के द्वारा विनियमित नहीं की गई किसी भी अन्य पेंशन योजना को विनियमित करेगा, जैसे कि अटल पेंशन योजना हो गया। और PFRDA की संरचना को देखिए, इसमें एक अध्यक्ष, अधिकतम 6 सदस्य होते हैं, कम से कम 3 पूर्णकालिक, और जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस
जीआरबी जब इन बॉन्ड्स पर यहाँ पे सॉवरेन बॉन्ड जारी करता है, सरकार इन पर मूलधन ब्याज के भुगतान की गारंटी भी इन्हें सॉवरेन बॉन्ड के संदर्भ में है। और देखा जाए तो यहाँ पर इसके फ्रेमवर्क यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि ग्रीन प्रोजेक्ट में उन्हीं परियोजनाओं को लाया जाता है जिनके संदर्भ में कुछ सिद्धांत आपको लागू होते हैं, तो ये ग्रीन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पेज यहाँ पर आपको आ गया है। देखा जाए तो इसमें क्या क्या है, किन संदर्भ में ग्रीन प्रोजेक्ट के संदर्भ में से लागू किया जा सकता है, किन सिद्धांतों पर। पहला, क्या ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करती है। दूसरा, वह कार्बन और ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करती है। तीसरा, यह जलवायु लचीला पर अन्य अनुकूलन को बढ़ावा देती है। चौथा, वह सतत विकास लक्ष्य सिद्धांतों के अनुसार प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के सुधार करती है और उन्हें वहां पर प्रोत्साहित करती है। चलिए, कुछ नए बीमा नियम भी यहाँ पर सरकार के द्वारा लाए गए हैं, तो बीमा के संदर्भ में सरकार के कौन से नियम हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, सरकार ने देश में बीमा कवरेज को बढ़ाने के संदर्भ से भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के 6 बीमा नियमों को अधिसूचित किया है। भारत में बीमा कवरेज देखिए 6.3% से के वैश्विक औसत की तुलना में कुल 4.2% ही है। नए नियमों के तहत इसके तहत एक कॉर्पोरेट एजेंट यानी सीए अब 9 बीमाकर्ताओं पहले 3 के साथ और बीमा विपणन कंपनियों 6 बीमाकर्ताओं के साथ यहाँ पे करार कर सकते हैं। रेटिंग प्रतीकों को यहाँ भी यूज किया जाएगा। AA, AAA, BBB, BB, BCD के उपसर्ग के रूप में CRA का प्रयोग किया जाएगा, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। अगला देखिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है गिग वर्कर्स का। क्या होते हैं गिग वर्कर्स? तो नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की है और इसके तहत राइज को यहाँ पर फ्रेमवर्क का उपयोग करके सामाजिक सुरक्षा संहिता को लागू किया जाएगा और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार गिग वर्कर एक ऐसा व्यक्ति है जो नियोक्ता कर्मचारी संबंधों की पारंपरिक व्यवस्था के बाहर काम करता है और यह कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी किसी गतिविधियों से आय अर्जित यहाँ पर करता है। तो ऐसे वर्कर्स को हम इसे गिग वर्कर्स की संज्ञा देते हैं। और देखिए, राइज जो है यहाँ पर लेकर आया गया है इस फ्रेमवर्क के संदर्भ में, इसका उपयोग जो किया जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, ये राइज है, ठीक है। यहाँ पे RAISE जो है, इसके 5 अलग अलग यहाँ पे काम है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें आपको R है, आर का मतलब है रिकॉग्नाइज करना, अर्थात कि समता परक योजनाएं तैयार करना के लिए प्लेटफॉर्म वर्क की विविध प्रकृति को मान्यता देना। ए का मतलब होता है अलाउ, जिसका मतलब है इनोवेटिव वित्त पोषण व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा की वृद्धि की राह को आसान करना। आई का मतलब है इनकॉर्पोरेट, अर्थात की योजना तैयार करते समय प्लेटफॉर्म के विशेष हित रोजगार सृजन को प्रभावित करने वाले कारक प्लेटफॉर्म के कारोबार और कामगारों को यहाँ पे एकीकृत करना। एस का मतलब है सपोर्ट, जिसका माध्यम है व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कामगारों की सदस्यता लेने के लिए कामगारों की यहाँ पे सहायता करना। और ई का मतलब यहाँ पे देखिए इंश्योर से है, जिसका मतलब है यह सुनिश्चित करना कि लाभ कामगारों को सहजता से उपलब्ध हो जाए। तो ये है राइज। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेतु, जिसको हम कहते हैं सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। क्या है ये सेतु? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने सेतु पहल यहाँ पे आरंभ की है। यह पहल भारत के स्टार्टअप को अमेरिका स्थित निवेशकों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लीडर्स को वित्त पोषण, बाजार पहुंच आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में मेंटरशिप और सहायता के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम, ठीक है। अर्थात 2 अलग अलग देशों के संदर्भ में एक दूसरे को जोड़ना, जिसका सेतु है। और जो कि यहाँ पर देखा जाए तो इकोसिस्टम, स्टार्टअप्स और लीडर्स को विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में मेंटरशिप इत्यादि को यहाँ पे प्रोवाइड कराना। सेतु को अमेरिका में स्थित उन मार्गदर्शकों के लिए भौगोलिक बाधाओं को समाप्त करने हेतु डिजाइन किया गया है जो भारत में उद्यमिता और सनराइज स्टार्टअप में निवेश करने के इच्छुक हैं। स्टार्टअप इंडिया की जो पहल है मार्ग, यानी कि मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ कार्यक्रम के तहत मेंटरशिप पोर्टल के माध्यम से हितधारकों के मध्य इस अंतर क्रिया का समर्थन किया जाएगा। यह पोर्टल भारत में स्टार्टअप्स के लिए सिंगल स्टॉप समाधान खोज करता है। इस तरीके से यहाँ पर आज के जो हमने टॉपिक से डिस्कस किए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछे उसके कमेंट्स में आप उसके आंसर दीजिएगा। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो बैंकिंग, बीमा, सरकार की योजनागत चीजें आपको लेकर काफी सारे यहाँ पर सेगमेंट्स डिस्कस हुए हैं, तो वो उस लिहाज से यहाँ पर इन टॉपिक्स को रिविजन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट ने डिस्कस किए हैं, बैंकिंग, बीमा, मुद्रा नीति, मुद्रास्फीति और उनके टूल्स, यहाँ पर RBI हो गया, सेबी हो गए
बैंकिंग बाजार, क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। तो इस तरह के जो भी कॉन्सेप्ट आए हैं ना बैंकिंग बीमा सेक्टर से रिलेटेड, सेबी से रिलेटेड, शेयर बाजार से रिलेटेड, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।